हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो चैप्टर 1 हमारा चल रहा है उस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, उसका नाम है रासायनिक संयोजन के नियम। तो स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो होगा रासायनिक संयोजन के नियम। अब स्टूडेंट, ये बात समझनी जरूरी हो जाती है कि इन नियमों के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत पहले पता होना जरूरी है कि आने वाले नियमों में कौन कौन सी बातें जरूर होगी। तो ये नियम जो है ये बताते हैं कि विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं में अणु किस अनुपात में भाग लेते हैं, किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, किस प्रकार वो आयतन में निश्चित आयतन में अभिक्रियाएं करते हैं, उसके बारे में रासायनिक संयोजन के नियम जो है हमें बताएंगे। तो हमारे पास कुल 5 नियम है जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम, संरक्षण नियम। स्टूडेंट, दूसरा नियम है हमारे पास स्थिर अनुपात नियम। स्थिर अनुपात नियम। उसके बाद अगला नियम है हमारे पास गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, अनुपात का नियम। उसके बाद अगला है गैसीय आयतनों का नियम। गैसीय आयतनों का नियम। और हमारे पास जो 5वां नियम है वो होगा आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम। इस प्रकार स्टूडेंट, आज हम इन 5 नियमों के बारे में थोड़ा विस्तारित रूप से अध्ययन करने वाले हैं, तो आप एक बार इनको नोट कर लीजिएगा। और हमारे पास जो सबसे पहला नियम है उसको हम शुरू करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है। तो स्टूडेंट, जो नियम नंबर 1 है वो कहता है कि द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि उसको उसी अवस्था में देखा जा सकता है, न तो उसको नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। और ये जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण नियम, ये नियम जो देने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लावेसिए। तो हम लिखेंगे कि इस नियम के प्रतिपादक, इस नियम के प्रतिपादक लावेसिए। और ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट, नियम नंबर जो 2 है जो कि हमने पहले लिखा था वो है स्थिर अनुपात का नियम। तो हम लिखेंगे स्थिर अनुपात का, स्थिर अनुपात का नियम। स्टूडेंट, कहीं ना कहीं इस बात को समझना जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार इसके जो प्रतिपादक है वो लावेसिए है, उसी प्रकार स्थिर अनुपात के जो नियम है उस नियम के जो प्रतिपादक है वो है जोसेफ प्राउस्ट। प्रतिपादक जोसेफ प्राउस्ट। प्राउस्ट। अब स्टूडेंट, जो ये नियम है वो कहता है कि किसी भी यौगिक में उसके तत्वों का द्रव्यमान सदैव निश्चित अनुपात में होता है। नियम के अनुसार हम लिखते हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में, किसी यौगिक में उपस्थित उसके तत्वों के द्रव्यमान, द्रव्यमान सदैव निश्चित अनुपात में होते हैं, सदैव निश्चित अनुपात में होते हैं, अनुपात में होते हैं। स्टूडेंट, इस नियम को, इस नियम के जो लिखा हुआ है उसके अनुसार समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसको हमें उदाहरण के तौर पर समझते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो उन्होंने जो जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट, उन्होंने एक उदाहरण दिया था और उसके उदाहरण के तौर पर समझाया था कि
यौगिक चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो, उसमें उसके तत्वों का अनुपात सदैव समान रहता है। कैसे? उदाहरण के लिए हमारे पास है क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट। स्टूडेंट, ये जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है, इसका जो उदाहरण किस प्रकार समझाया कि माना कि उदाहरण के लिए ये यौगिक है, यहां पर ये प्राकृतिक रूप से भी संश्लेषित किया गया है और कृत्रिम रूप से भी, कृत्रिम रूप से भी। ध्यान से समझेगा स्टूडेंट, क्यूप्रिक कार्बोनेट है, उसको प्राकृतिक रूप से भी बनाया गया है और कृत्रिम रूप से भी बनाया गया है। तो उसमें उसके तत्वों का द्रव्यमान किस प्रकार था कि जैसे कि ये कॉपर हो गया, ये कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। तो प्राकृतिक रूप से जो क्यूप्रिक कार्बोनेट प्राप्त किया गया था, उसमें जब क्यूप्रिक कॉपर की जो मात्रा निकाली गई थी, तो वो निकली थी 51.3%, और जो कार्बन की निकली थी वो थी 9.7%, और जो ऑक्सीजन की थी वो थी 38.9%। इसी प्रकार स्टूडेंट सेम इसमें भी प्राप्त हुई। तो यह नियम कहता है कि यौगिक चाहे प्राकृतिक विधि से बनाया गया हो या कृत्रिम रूप से बनाया गया हो, उसमें उसके तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो सदैव समान रहेगा। इसी प्रकार यह नियम समाप्त होता है। और जो नियम नंबर 3 है वो हमारे पास आता है गुणित अनुपात का नियम। तो हम उस नियम को पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो यदि हम बात करें कि गुणित अनुपात का जो नियम है वो किस आधार पर दिया गया, हमारे पास है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम प्रतिपादक। स्टूडेंट, ये जो नियम था वो देने वाले थे जॉन डॉल्टन, और उन्होंने अपने नियम में कहा था कि इस नियम के अनुसार दो तत्व आपस में संयोजित होकर एक से अधिक नए यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ संयोजित होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो हम लिखेंगे प्रतिपादक है जॉन डॉल्टन, जॉन डॉल्टन, और इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार एक से अधिक तत्व, एक से अधिक तत्व आपस में संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के द्रव्यमानों, दूसरे तत्व के द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के निश्चित अनुपात में होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। इसको स्टूडेंट हम एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि यदि ऑक्सीजन 2 ग्राम ऑक्सीजन अगर 16 ग्राम 2 ग्राम हाइड्रोजन अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, तो वो जल के कितने ग्राम जो है अणु बनाती हैं। तो हमारे पास है कि हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम है, प्लस जो ऑक्सीजन है वो है हमारे पास 16 ग्राम। अब हमारे पास प्राप्त होती है H2O, जो होती है हमारे पास 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम। और इसी के तौर पर हम तो अगला उदाहरण देखते हैं कि हाइड्रोजन अगर हमारे पास अगर 2 ग्राम है और अगर जो ऑक्सीजन है वो 32 ग्राम है, तो हमें H2O जो प्राप्त होगा वो होगा 34 ग्राम। अब स्टूडेंट यह समझने वाली बात है कि यदि हम ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो 16 अनुपात और 32 प्राप्त होता है, और इसको अब अगर हम सरलीकरण करें और सरल अनुपात में देखें तो 1:2, यानी कि ये जो सरल अनुपात प्राप्त होता है। और यही ये नियम कहता है कि
एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के निश्चित अनुपात में होते हैं, यानी कि इनका जो अनुपात होता है वो सदैव निश्चित होता है। इस प्रकार ये नियम समाप्त होता है और जो अगला नियम है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारा जो अगला नियम है वो है हमारे पास नियम नंबर 4, जिसका नाम है गैसीय आयतनों का नियम। गैसीय आयतनों का नियम, आयतनों का नियम। स्टूडेंट इस नियम के जो प्रतिपादक है वो है गेलुसेक। प्रतिपादक गेलुसेक। स्टूडेंट इस नियम के अनुसार गेलुसेक ने कहा है कि समान ताप और समान दाब पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके तत्वों का अनुपात जो है वो सरल अनुपात में होती है। यानी कि इस नियम के अनुसार समान ताप व समान दाब पर, यह नियम गैसों के लिए दिया गया है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। इस नियम के अनुसार समान ताप व समान दाब पर रासायनिक अभिक्रिया में गैसें सरल अनुपात में संयुक्त होती है। सरल अनुपात में संयुक्त होती है। स्टूडेंट वो किस प्रकार होती है इसको आप ध्यान से समझें कि हमारे पास एक अभिक्रिया है जिसमें बताया गया है कि हमारे पास हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है। अगर हाइड्रोजन का हम 100 ml लेते हैं, 100 ml, और अगर ऑक्सीजन का हम 50 ml लेते हैं तो इसमें जो जल की जो मात्रा है वो हमें टोटल 100 ml प्राप्त होगी। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है स्टूडेंट, आप ध्यान से समझ रहे होंगे कि 100 ml हाइड्रोजन क्रिया कर रही है 50 ml ऑक्सीजन से, लेकिन जल जो है वो 100 ml ही बन रहा है। इस बात को गेलुसेक स्पष्ट नहीं कर पाए कि जो 100 ml जल है, हाइड्रोजन है, वो 50 ml ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 100 ml जल किस प्रकार बना रहा है। तो इस नियम को आगे जो समझाया था वो समझाया था आवोगाद्रो ने। तो इसी के साथ हम नियम नंबर 5 पर बढ़ते हैं। नियम नंबर 5 है हमारे पास, जिसका नाम है हमारे पास आवोगाद्रो का नियम। नियम नंबर 5 जिसका नाम है आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम। स्टूडेंट ये नियम कहता है, और इसके जो प्रतिपादक है वो है आवोगाद्रो। प्रतिपादक आवोगाद्रो। स्टूडेंट इस नियम के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है, उन्होंने गेलुसेक के नियम को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार समान ताप व समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या भी सदैव समान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार गैसों के समान ताप व समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में उनके अणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए। अणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए। अब वो समान कैसे होनी चाहिए उस बात को आवोगाद्रो ने समझाया कि उदाहरण के लिए अगर हमारे पास इस प्रकार हमारे पास हाइड्रोजन का एक आयतन है, इस प्रकार हाइड्रोजन का दूसरा आयतन है, और ये ऑक्सीजन का हमारे पास एक आयतन है। तो ऑक्सीजन का जो एक आयतन है वो हाइड्रोजन के 2 आयतन से क्रिया करेगा, और हमारे पास जल का जो है एक आयतन अणु प्राप्त होगा। एक आयतन अणु जो है हमारे पास प्राप्त होगा, H2O। तो आवोगाद्रो ने इसी बात को समझाया था कि ऑक्सीजन का जो एक अणु है, यानी कि ऑक्सीजन का अगर एक परमाणु की बात करें ऑक्सीजन का, तो वो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से क्रिया करता है और फिर उसके बाद जो अभिक्रिया करके जल बनाता है।
तो इसीलिए एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि 100 ml हाइड्रोजन के लिए 50 ml ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। इसीलिए वो 100 ml जो है जल का निर्माण करता है। और इसी प्रकार स्टूडेंट आज की इस क्लास में हमने रासायनिक संयोजन के जो 5 नियम थे, जिनका नाम था द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात नियम, गुणित अनुपात का नियम और गैसीय आयतनों का नियम और अवोगाद्रो का नियम, इन 5 नियमों के बारे में हमने विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयास किया। इसी प्रकार आगे की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।